हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। कक्षा 10 के अंतर्गत हमारा दूसरा जो पाठ है बहुपद, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसकी बारीकी से जो परिभाषा है या उसके अंदर जो जो चीज़ें प्रयोग में आती हैं उन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। और धीरे धीरे जब हमारी श्रृंखला वीडियो की बढ़ती रहेगी तो आपको पूरी बहुपद से संबंधित जो जी अवधारणाएँ हैं, जो जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आशा है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है बहुपद है, ठीक है। इसमें बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद वाली जब बात आती है तो ये हमारे गणित की एक शाखा होती है, बीजगणित, वहाँ से शुरू होता है। और जब हम बीजगणित की बात करते हैं तो बीजगणित की जब बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ों को जानना जरूरी होता है, और वो होता है हमारा चर, और दूसरा क्या होता है? अचर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि बीजगणित की शुरुआत चर और अचर से ही होती है, ठीक है। चर और अचर क्या हैं? संख्याएं हैं, राशियां हैं, जिनमें से एक का मान बदलता रहता है और एक का मान नहीं बदलता है। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियां कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं उसे हम चर राशियां कहते हैं, ठीक है। चर राशियां कहते हैं। उदाहरण भी लेंगे, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। परिभाषा से अगर समझ में नहीं आता है तो उदाहरण के द्वारा समझ में आ जाता है। अचर राशियां ऐसी राशियां भाई जिसका मान बदल रहा है, उसका विपरीत है, लगा दिया है तो, है ना। तो ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित रहते हैं, जिनके मान निश्चित रहते हैं, जिनके मान निश्चित रहते हैं उसे हम अचर राशियां कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर क्या है? 8 है। x और y दो राशियां हैं, 8 एक राशि है, ठीक है। अब इसमें से हमें 8 लाना है, तो अज्यूम करिए कि 8 ये कब आएगा। देखो 7 और 1 को बदल दिया, 7 और 1 को जोड़ा 8 आ गया। 2 और 6 को जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़िए तब भी क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 5 और 3 को जोड़िए फिर भी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़िए तब भी क्या होगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x और y के हम मान बदल सकते हैं, लेकिन जो 8 है वो तो निश्चित है। तो यहाँ से x और y जो राशियाँ हैं उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदल रहा है, जो 8 है, जो निश्चित है या संख्या के रूप में आता है, उससे हम कहते हैं अचर राशियाँ या अचर, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चर और अचर को समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बीजगणित की जब बात करते हैं तो जब चर राशियाँ आएंगी तो x, y, z के रूप में लिखी जाती हैं जनरली, ठीक है। और कुछ अचर पद को भी हम ABC के रूप में लिखते हैं। यहाँ भी लिखेंगे हम बहुपद के अंतर्गत भी, तो उससे कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। उसमें लिखा जाएगा कि ये हमारा अचर पद है। लेकिन जब अचर पद आएगा, मान निकालने के लिए कहेंगे तो जैसे भी जो x आएगा वो तो हमारा क्या होगा? चर पद होगा, और जो मान निकल के आएगा x का वो हमारा क्या होगा? अचर पद होगा,
ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे, जानते भी हैं आप, क्लास 10th में आ चुके हैं, क्लास 6 से 7th 8th में 9th में कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करेंगे? बीजीय व्यंजक की। क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो चर आएगा, ठीक है, एक चर आएगा और क्या आएगा? एक अचर आएगा, और इसके साथ ही साथ तीसरी चीज आती है उसमें गणितीय संक्रियाएं, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चर और अचर राशियों, चर और अचर राशियों में जब, ठीक है, चर और अचर राशियों में जब संक्रियाएं, ठीक है, या गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया लगाई जाती है, गणितीय संक्रिया लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे x + y = 8 था, तो इसमें भी क्या है? इसको भी क्या कहेंगे हम? बीजीय व्यंजक कहेंगे। x - 2 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही x 3x + 2 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। √x + 2 है ना, ये भी क्या है? आपका एक बीजीय व्यंजक है। x की +3 + 5 ये भी क्या है? आपका एक बीजीय व्यंजक है। x की पावर 1/3 + y की पावर 1/3 = 15, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के लिए जो चीज़ें होने की आवश्यकता है वो बस चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, बीच में कुछ गणितीय संक्रिया होनी चाहिए। अब गणितीय संक्रिया मुख्य रूप से तो 4 ही होती हैं, है ना, जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और जब बीजीय व्यंजक तक आपको समझ में आ गया है तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं हमारे जो पाठ का नाम है, जिसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है, ये हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, और बहुपद के भी प्रकारों में हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर, और आगे पढ़ेंगे हम घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो अब हमारा जो काम होने वाला है वो है हमारा बहुपद। क्या है? बहुपद। ठीक है, अब हमने पहले चर पढ़ा, अचर पढ़ा, बीजीय व्यंजक पढ़ा। अब हमारी जो चीज़ है बहुपद वो बीजीय व्यंजक पर ही आने वाली है। ठीक है, तो जो बीजीय व्यंजक है उसको हम बहुपद के रूप में अगर दिखाएंगे तो बीजीय व्यंजक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमने कुछ को छांट लिया है, और किस प्रकार से छांटा है ये हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ठीक है, चर, जिसमें चर की घात, ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या में हो, ठीक है, पूर्ण संख्या में हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, पूरी एक्सरसाइज की थी आपने, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने किए थे कि बताइए निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद को ज्ञात करने के लिए बस इतना होना चाहिए कि जो हमारा चर है
समझ में आ रहा है बच्चों? जो हमारा चर पद है उसकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो वैसे तो 9th में भी आपने पढ़ा है कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इनको हम? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलती हैं। यानी घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या उसको शून्येतर तो कह सकते हैं। क्या नाम है? जैसे पूर्णांकों की हम बात करते हैं तो पूर्णांकों में 0 से लेके अनंत तक, है ना, माइनस वाले ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं उसको छोड़ देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे, है ना। चीज़ों को टिफिकल करने की कोशिश नहीं करते हैं हम, सिर्फ इतना ही समझो आप। पूर्ण संख्या में घात हो 0 1 2 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए थोड़े से उदाहरण समझ लेते हैं। x² + 2 बहुपद होगा क्योंकि घात क्या है? 2 है। x की घात -3 + 2 क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। घात किस में आनी चाहिए? पूर्ण संख्या में आनी चाहिए। 1/x + 2, यहाँ पर जो 1/x है इसे x की घात -1 + 2 लिखा जाता है, इसलिए ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा √x, ठीक है, या x की पावर 1/3 जो बीजी व्यंजकों में हम लिख रहे थे, प्लस लगा दो या सेम एज इट इज रख दो, तो भी ये हमारे बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद में जो जरूरी है वो ये है कि उसमें घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए केवल 2 लिख दिया, या केवल 3 लिख दिया, या केवल -7 लिख दिया, क्या ये तीनों हमारे बहुपद हैं? बिल्कुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसे लिखा जा सकता है 3x की पावर 0, 2x की पावर 0, -7x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि x की पावर जो 0 होती है उसका जो मान है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक हमने केवल 0 लिख दिया, है ना, केवल 0 लिख दिया कि क्या ये भी हमारा बहुपद होगा? तो ये भी हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0x की पावर 0, 0x की पावर 2, 0 कुछ भी घात लगा दो, 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं, और क्लास 9th में भी हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें नहीं होंगे। अब हम बढ़ाते हैं अपना सिलेबस आगे की तरफ, जिसके अंतर्गत हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब बहुपद के प्रकारों में अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, टर्म, इंग्लिश में जैसे क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलो सबसे पहले एक की बात आती है, तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, एक पदीय, एक पद जिसमें होता है। ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद
एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक पद का हम निर्धारण कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एक हमने लिख दिया x, भाई एक पद हो गया। अब इसमें हमने लिख दिया 3x, ये भी एक पद है। इसमें x² y लिख दिया, अभी भी क्या है, ये एक पद ही है। x³ लिख दिया, अभी भी क्या है, ये एक पद ही है। की घात 4, ये भी क्या है आपका, एक पद ही है। ठीक है, लेकिन अगर हमने लिख दिया x-1, तो इसमें कितने पद माने जाएंगे बताइए, इसमें 2 पद माने जाएंगे। 3x² y अपॉन में z³, ये भी हमारा क्या है, एक ही पद है। यानी कि जो हमारे पद होते हैं उसमें अगर गुणा तो माना जाता है बीजगणित के अंतर्गत, ये गुणा ही है, इनका सब में आपस में क्या है, गुणा है। इसमें क्या रखा है, इन तीनों का गुणा है और नीचे वाले का भाग लग रहा है। तो अगर इस प्रकार से है तो वो होगा हमारा एक पदीय बहुपद। और अगर उसमें प्लस और माइनस आ गया, ठीक है, प्लस और माइनस आ गया, तो फिर उसमें क्या होगा, वो एक पदीय बहुपद नहीं रहेगा, 2 पदीय हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें होती है प्लस और माइनस में भी, कि उसकी जो टर्म है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 3x - 2x है, तो ये तो हमारा एक पदीय है ना, समान पद हैं इसमें, है ना, समान प्रकार के हैं। तो इसलिए इसको हम घटा के क्या कर सकते हैं, सिर्फ x कर सकते हैं, तो इसलिए एक पदीय है। यानी कि उसमें जो पद हैं उनका अलग अलग होना भी जरूरी है ना। या फिर प्लस होता, जैसे 5y प्लस में 7y आ गया है। अब ये भी क्या, एक ही पद है आपका, y है, ठीक है, जोड़ सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा, हमारा एक पदीय बहुपद होगा। ठीक है, अगर इसमें x और यहाँ पर y हो जाता है, तब फिर ये आपके 2 पदीय बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दूसरी परिभाषा लिखने वाले हैं, तो चलो एक बार इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लिया करो। ठीक है, लिखने से क्या है कि आपके फिर नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़े से बच्चे, आप सब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, तो फिर हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा जो टेलीग्राम पे आप देख लोगे ना, तो थोड़ा सा आपकी मेहनत कम हो जाती है। जब मेहनत कम हो जाती है तो हमारी जो सीखने की क्षमता है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अभ्यास आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना, फिर चीज़ें आपको सही से समझ में आने लग जाती हैं। नंबर 2 है द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय या द्विपद बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तो आपको चीज़ें पता लग गई होंगी कि x + y हो जाए, या 3x - 4y हो जाए, या सिर्फ x + 7 हो जाए, या y - 5 हो जाए। तो ये सारे आपके क्या हैं, x² - x³ हो जाए, है ना, टर्म अलग अलग हो गए हैं, x - x² हो जाए। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, द्विपदीय बहुपद होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं, है ना, बड़ा सरल है। इसके बाद होता है आपका त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, जिसमें 3 पद होते हैं, बड़ा सरल है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं।
जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़े से उदाहरण लिख लेते हैं। x + y + z, x + y - 7, x y + z + 3, x² + x³ + में 5, x + x² - 7। किसी भी प्रकार से 3 पद का होना जरूरी है। प्लस या माइनस के द्वारा हम उसको अलग भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। त्रिपदीय बहुपद के बाद चतुर्पदीय बहुपद, अब उसको हम आगे नहीं लिख रहे हैं। समझ में आपको कॉन्सेप्ट आ गया भाई। 4 पद होंगे तो उसे चतुर्पदीय बहुपद होगा। अब हम इधर आए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 2 चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं। उसमें जो पहला है, ठीक है, वो पहला है वो है अचर पद। ठीक है, अचर बहुपद क्या है? अचर बहुपद क्या होता है? चलो अचर बहुपद को भी हम जान लेते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें जो एक क्या होता है, निश्चित मान रखता है ना, या फिर कहें एक नेतांक जिसका मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ठीक है, या अंकगणितीय संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। निश्चित संख्या, चलो बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, निश्चित संख्या को ही, ठीक है, निश्चित संख्या को ही अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं। अब जैसे 3 लिख दिया या 7 लिख दिया या -100 लिख दिया, ये सारे अचर बहुपद हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अंडरस्टूड है कि x की पावर 0 है। तो यहाँ पर एक नोट और लगा के लिख लीजिए कि अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। बहुपद की घात भी मानी जाती है। बहुपद की घात क्या होती है? 9th में पढ़ा था कि जिस बहुपद में जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, चलो अचर बहुपद के बाद क्या है? शून्य बहुपद। कि शून्य बहुपद क्या होता है? तो क्या कहेंगे? शून्य को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं।